गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की प्लेटो की 7वीं कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पूर्व की कक्षाओं में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटो के बारे में, प्लेटो की कृतियों के बारे में और प्लेटो के न्याय सिद्धांत, तत्कालिक न्याय सिद्धांत, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना का प्रथम बिंदु और दूसरा बिंदु था हमारा प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत। उस समय तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था, प्लेटो की द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था, ठीक है ना, और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना आदि बिंदुओं का अध्ययन किया। अब हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो स्लाइड दिख रही है आपको, जिसमें लिखा है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो क्या कह रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें बताता है। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, जिसका हमने अध्ययन कर लिया। राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, जो प्लेटो के द्वारा राज्य द्वारा नियंत्रित थी शिक्षा प्रणाली, और उसे भी दो भागों में बांटा था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, है ना। क्या है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा नाम दिया उसने। और दूसरा है साम्यवाद, न्याय प्राप्ति के लिए दूसरी चीज क्या बताई, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। दूसरी जो पॉइंट है वो साम्यवादी व्यवस्था, है ना, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, जिसके अंदर प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली, समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली, अभिभावक वर्ग, अंडरलाइन करना इसको, मैं आपकी इसमें अंडरलाइन करके बता रहा हूं। अभिभावक वर्ग, सैनिक तथा शासक वर्ग, इसे संरक्षक वर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना। अभिभावक वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अभिभावक वर्ग में कौन कौन से दो वर्ग आएंगे, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, ध्यान करना। अभिभावक वर्ग, सैनिक तथा शासक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। कर्तव्य पालन मतलब शासक वर्ग क्या करेगा, राज्य का शासन संचालन, तथा सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करेगा। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म है। क्या कह रहा है कि शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी, किनमें, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में, राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म है। दोनों का, किसका, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिसे सम्मिलित रूप में क्या कहा गया है, अभिभावक वर्ग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया, अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में कौन से दो वर्ग सम्मिलित थे, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। किंतु प्लेटो की आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति, परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाज के जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। अंडरलाइन करना इस चीज को। यह है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो क्या कह रहा है, मैं वापस आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं। आपकी इसके अंदर ये जो 3 लाइन है आप उन्हें अंडरलाइन करें और अच्छी तरह से, ये वाली 3 लाइन है ना, तो उसको देखना आप लोग। तो प्लेटो क्या कह रहा है कि प्लेटो क्या कह रहा है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए, जो आपने शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो चीजें सिखाई है उसमें उत्पन्न किए, वो विपरीत परिस्थिति में समाप्त हो सकते हैं। जब आगे जब व्यक्ति का परिवार बढ़ेगा, उनका वंश बढ़ेगा, ठीक है, तो वे शासक क्या करेगा, अपने परिवार के प्रति मोह, माया, स्वार्थ, इनमें
लिप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति का आरक्षण, जब उसके पास शासक वर्ग के पास संपत्ति आएगी, परिवार आएगा, उसके सामने उसके स्वार्थ होंगे, स्वहित होंगे, तो वो क्या करेगा, वो निजी स्वार्थों में फंसकर सर्वोच्च प्राथमिकता जो राष्ट्र की सेवा थी उसको, उस सेवा से हटकर वो अपने आप को प्रधानता देगा, और उससे क्या होगा कि वह अपने कर्तव्यों का अवहेलना कर सकता है। शासक व्यक्ति अपना कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। इसे ध्यान दे। तो प्लेटो क्या चाह रहा था कि प्लेटो ये चाह रहा था कि शासक जो अभिभावक वर्ग है, कौन से अभिभावक वर्ग के अंदर शासक वर्ग, और मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अभिभावक वर्ग के अंदर क्या था, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को वो साम्यवाद, मतलब संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद आएगा। संपत्ति और परिवार से वे वंचित रखना चाहता है कि ना तो इसके पास कोई परिवार हो, जो वर्ग है, कौन सा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, ना तो उनके पास कोई परिवार हो, ना उनका कोई भाई हो, ना कोई बहन हो, ना माता हो, ना पिता हो, इस तरह की व्यवस्था हो। और दूसरा जो कह रहा है कि इन जो अभिभावक वर्ग है उनके पास संपत्ति भी नहीं हो। ये चीज ध्यान रखना है। आप साम्यवाद का मैंने शॉर्ट में अर्थ समझा दिया आप लोगों को। इन्वर्टेड कोमा, साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो जाता है, क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। मतलब इन्वर्टेड कोमा क्लोज, साम्यवाद के बिना, प्लेटो कह रहा है कि अगर साम्यवाद नहीं होगा, इन चीजों की रुकावट नहीं होगी, शासक वर्ग पर और सैनिक वर्ग पर या अभिभावक वर्ग कह सकते हैं, इन पे जब परिवार और संपत्ति का मोह नहीं होगा तभी वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। नहीं तो रक्षक करने वाला भक्षक बन सकता है, रक्षा करने वाला भक्षक बन सकता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है, और इसलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साम्यवाद के अंदर हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जो पहला होगा संपत्ति, आगे पीछे क्रम को भी हो सकता है, संपत्ति विषय का साम्यवाद, मतलब संपत्ति संबंधित साम्यवाद। इसके अंदर प्लेटो संपत्ति विषय साम्यवाद में को मैं आप शॉर्ट में समझा दूं कि क्या है। संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो ये कह रहा है कि अभिभावक वर्ग के पास, मतलब शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा कह रहा है परिवार विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद जो दूसरा पॉइंट आ रहा है उसके अंदर क्या है कि प्लेटो क्या कह रहा है कि परिवार विषयक साम्यवाद को अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें नाम से पुकारा गया है। किसी में परिवार विषयक साम्यवाद दिया गया है, किसमें स्त्रियों का साम्यवाद दिया गया है, नाम दिया गया है, और किसमें पत्नियों का साम्यवाद दिया गया है। आप विचलित ना हो, सभी एक ही चीजों का पर्याय है। और जो तो अगली बात कही है, जो साम्यवाद होगा किसके लिए होगा? साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग में, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, साम्यवाद किन के लिए होगा? अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में कौन कौन से वर्ग आएंगे? शासक तथा सैनिक वर्ग। ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला पॉइंट आ रहा है साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए। जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इसके अंदर प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो के साम्यवाद की एक विशेषता है, वह यह है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की जनता के लिए नहीं, वरन केवल अभिभावक वर्ग, जिसमें किसको सम्मिलित किया गया है? शासक और सैनिक वर्ग। मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पे ध्यान करना। अभिभावक वर्ग के अंदर क्या है? शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया गया है, और उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का यह कारण है कि साम्यवाद इन्हीं वर्गों के लिए क्यों दिया गया है, ये बता रहा है इसमें। स्पष्ट ध्यान से देखें या सुने कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक है। उसका साम्यवाद क्या है? आर्थिक नहीं लेकिन राजनीतिक है। उसका उद्देश्य तो केवल ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। तो प्लेटो क्या चाह रहा है कि जो शासक वर्ग हैं या अभिभावक वर्ग हैं या संरक्षक वर्ग हैं, जो क्या करें, उसका उद्देश्य क्या है? शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पूर्वक पालन श्रेष्ठतापूर्वक कर सके। अगर
उसे संपत्ति का मोह होगा या परिवार का मोह होगा, तो वह व्यक्ति या वह शासक राष्ट्र हित या जन कल्याण नहीं कर सकता। क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग, उत्पादक या सेवक वर्ग, शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है। जो तीसरा वर्ग राज्य के अंदर जो तीसरी व्यवस्था थी वो क्या थी? उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग। उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग क्या था कि वो शासन व्यवस्था से के संचालन से संबंधित नहीं था। उसका कार्य ओनली उत्पादित से उन दोनों वर्गों की सेवा करना या वस्तुओं का उत्पादन करना था। अतः उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया। जो साम्यवाद था उसमें किसे रखा गया? सबसे पहले मेन पॉइंट ध्यान रखना, जो प्लेटो का साम्यवाद था सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए था, जिसमें शासक और सैनिक वर्ग ही थे, और उत्पादक जो तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग, इसे साम्यवाद से बाहर रखा गया है। ये ध्यान विशेषतः बीए वाले और बीए बीएड वाले दोनों ही विशेषतः ध्यान रखें। ये छोटे क्वेश्चन भी बन सकता है इसका और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे जो एक कोटेशन दी है नेटलशिप ने एक कोटेशन अपने के कथन में उसने कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का सहायक यंत्र है। तो नेटलशिप ने प्रशंसा करते हुए या उसकी जो साम्यवाद की विशेषता का बखान करते हुए नेटलशिप क्या कह रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा की उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का सहायक यंत्र है। कि शिक्षा व्यवस्था जब उन्होंने जो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सबल बनाने के लिए ये साम्यवाद की व्यवस्था आवश्यक है। अगर इतनी वर्ष की आयु तक अगर आप लोग इतना ज्ञानार्जन करेंगे, इतना अनुभव रखेंगे, और उसके बाद में अगर आप परिवार या संपत्ति के मोह में फंस गए तो आपका कोई औचित्य नहीं रहेगा। वस्तुतः प्लेटो की साम्यवाद संबंधी विचारधारा उसकी राज्य संबंधी विचारधारा से अनिवार्य संबंधित और उसकी प्राप्ति का साधन है। क्या कह रहा है कि प्लेटो की साम्यवाद संबंधी विचारधारा उसकी राज्य व्यवस्था संबंधी धारणा से अनिवार्य संबंधित, मतलब साम्यवाद और राज्य व्यवस्था एक दूसरे से संबंध रखती है, और इन दोनों से क्या होता है कि राज्य की जन कल्याण की सहभागिता सुनिश्चित होती है। आगे लिख रहा है, साम्यवादी व्यवस्था का विचार प्लेटो का मूल विचार नहीं है। पूर्ण और मौलिक विचार नहीं है। स्पार्टा में यद्यपि निजी संपत्ति की व्यवस्था थी, स्पार्टा में ध्यान रखना, स्पार्टा में क्या थी? निजी संपत्ति की व्यवस्था थी, परंतु संपत्ति का उपयोग सामूहिक रूप से होता था और वहाँ के नागरिक से बोझ में भाग लेते थे। एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था, मतलब एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी और उस पर भी राज्य का हस्तक्षेप था। सिद्धांत के रूप में भी साम्यवाद की धारणा प्लेटो के पूर्व प्रचलित थी। एथेंस में कुछ लोग प्राकृतिक जीवन के पक्ष में थे, जिसने व्यक्ति कृत्रिम नियमों से स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत कर सके। पाइथागोरस के आश्रम में भी साम्यवादी व्यवस्था थी। अंडरलाइन करना, पाइथागोरस के आश्रम में भी साम्य व्यवस्था थी और वहाँ वे कहा करता था, इन्वर्टेड कोमा, मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। अंडरलाइन करना विशेषतः कि पाइथागोरस ने भी कहा कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। मित्रों मतलब मित्रों ये जो आपके दोस्त हैं उनके बीच में कोई भी चीज़, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे स्त्री हो, वो कोई भी चीज़ अलग नहीं होनी चाहिए। सभी चीज़ एक दूसरे का साझा शेयर करनी चाहिए। क्रीट में समस्त भूमि के जोतने बोने का प्रबंध राज्य के जिम्मे था। प्लेटो के द्वारा साम्यवाद का जो प्रतिपादन किया गया उसमें पहले यहाँ उसके संपत्ति विषयक साम्यवाद का और बाद में परिवार विषयक साम्यवाद का वर्णन किया जाएगा। अब हम जो प्लेटो का जो साम्यवाद है
उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा करेंगे परिवार विषयक साम्यवाद का अध्ययन। परिवार विषयक साम्यवाद को मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, परिवार विषयक साम्यवाद को बहुत सी बुकों में अलग अलग नाम से लिखा है, ध्यान करना। परिवार विषयक साम्यवाद भी कह सकते हैं, स्त्रियों का साम्यवाद भी कहा जाता है और पत्नियों का साम्यवाद भी कहा जाता है। अब हम अगले पॉइंट संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे। संपत्ति विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में मैं आपको इजी वे समझाने के लिए बता देता हूँ उदाहरण कि संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो क्या कहना चाह रहा है। संपत्ति विषयक साम्यवाद का अर्थ ये है कि संपत्ति, जो भी संपत्ति होगी, राज्य की संपत्ति होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी। चाहे वो शिक्षणालय हो, चाहे वो भोजनालय हो, चाहे वो अनाथालय हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे वो गोदाम हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, वो जो सबके लिए खुला हो, ठीक है। कोई व्यक्ति को कहाँ भी किसी भी तरह की निजी संपत्ति नहीं होगी, वो सभी संपत्तियां राज्य की होगी। संपत्ति की पर कोई भी जो अभिभावक वर्ग है अपना हक नहीं रख सकता। अभिभावक वर्ग के अंदर क्या है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। अब हम समझने के लिए बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है। अब जो कोटेशन आई है उसे ध्यान से देखें आप लोग, और सब इस कोटेशन को पढ़ते ही आप सब समझ जाएंगे कि संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या है। इस कोटेशन में सभी चीजें इजी वे समझा दी उसने। इन्वर्टेड कोमा, पहली बात तो ये है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। क्या लिख रहा है? उनके पास केवल इतनी संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत आवश्यक होगी। नहीं तो उनके पास कोई अपना घर होगा, मतलब किसी के पास भी अपना, जो अभिभावक वर्ग है उनके पास कोई भी अपना घर नहीं होगा। नहीं कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो, है ना। वो गोदाम भी होगा तो सबके लिए खुला होगा, घर होगा तो भी सबके लिए खुला होगा, मतलब ये चीज खुला नहीं हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए। जो भोजनालय होते हैं वो सामान्य भोजनालय होने चाहिए जहां पर सभी आप व्यक्ति भोजन कर सकें। सिपाहियों की तरह उन्हें डेरों में रहना चाहिए। जो अभिभावक वर्ग के, वो प्लेटो क्या सलाह दे रहा है कि अभिभावक वर्ग को सिपाहियों के तरह डेरों में रहना चाहिए, मतलब एक साथ ग्रुप में रहना चाहिए। और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। मतलब जो अभिभावक वर्ग के व्यक्ति है, जिसमें शासक और सैनिक वर्ग आते हैं, इन व्यक्तियों को सोना चांदी छूने का भी अधिकार नहीं दिया है। अंडरलाइन करना, बीए पार्ट फर्स्ट वाले, बीए पार्ट थर्ड सॉरी, उसमें जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सोना चांदी छूने का अधिकार प्लेटो ने किन्हें नहीं दिया है? अभिभावक वर्ग को नहीं दिया है। किसे नहीं दिया है? अभिभावक वर्ग को। अभिभावक वर्ग में कौन कौन आते हैं? सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इसमें उनकी मुक्ति है। ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। तो प्लेटो अपनी विचारों में ये कह रहा है कि अगर ये चीजें नहीं होगी, अगर शासक वर्ग या संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग यदि संपत्ति ग्रहण करने लगेगा, अपना आलीशान घर होगा, अपने लिए बड़े बड़े गोदाम होंगे, हैं, अपने लिए आलीशान भोजनालय होगा, ठीक है, बड़े मकान होंगे, बड़े राजशाही ठाट से रहेगा, तो वो और अपने अपार धन दौलत, सोना चांदी आभूषण वगैरह होंगे, तो वे व्यक्ति राज्य की रक्षा के दायित्व से हटकर क्या होगा? स्वहित या स्व स्वार्थों में फंस जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति राज्य की रक्षा नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा करने के लिए ये कोटेशन दी है कि ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं हो ताकि व्यक्ति अपने राज्य की रक्षा कर सके। आगे के पैराग्राफ में प्लेटो की इस संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषता हैं। अब विशेषताओं के बारे में हम, प्लेटो के जो संपत्ति संबंधी जो साम्यवाद था उसकी विशेषता क्या थी,
उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक तरह से आपको देखिए कि कुछ जो मैं आपको अंडरलाइन कर लेता हूँ वापस यहाँ पर, कि प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषता है। अब अपन ने संपत्ति विषयक साम्यवाद तो पढ़ लिया, अब संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषता क्या है। अब संपत्ति विषयक साम्यवाद की क्या विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए। अंडरलाइन करना पहला पॉइंट, जो मैं आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये साम्यवाद है किनके लिए, सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए। अभिभावक वर्ग में कौन आएगा, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी विशेषता बताइए, सैनिक वर्ग के लिए है, इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता। इसकी दूसरी विशेषता है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं, वरन राजनीति की शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। तो मतलब दूसरी उद्देश्य या विशेषता बता रहा है, वो क्या है, उसका उद्देश्य आर्थिक नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक है। तो राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति, अगर आर्थिक उद्देश्य होता तो प्लेटो साम्यवाद रखता ही नहीं। संपत्ति, वो अब क्या कहता कि संपत्ति रखनी चाहिए, परिवार भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, आर्थिक नहीं होकर राजनीतिक है। जो प्लेटो के साम्यवाद की जो तीसरी व्यवस्था है, विशेषता है, वो है प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो इसमें बता रहा हूं मैं आपको, लिखी हुई है तीसरे पॉइंट के अंदर, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था दी है प्लेटो ने कि संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए, कि अभिभावक वर्ग को के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह क्या हो गया, इसे साम्यवाद भोग का मतलब आप शासक होकर भोग नहीं कर सकते, वरन आपको त्याग करना है इन चीजों का, संपत्ति और परिवार का त्याग करना, अगर शासक बनना चाहते हो तो आप। उसने ये विचार दिए। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी के मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। मतलब क्या कह रहा है कि शासक वर्ग को कंचन मतलब धन, मोह माया, और कामिनी मतलब मोह माया और परिवार, संपत्ति, सबको छोड़कर किसमें लीन रहना चाहिए, जन कल्याण में। उसका प्रमुख कर्तव्य दायित्व क्या होना चाहिए शासक का, कि वह जन कल्याण करे या समाज का भला करे। इसके बारे में फोस्टर ने अपने विचार, फोस्टर एक राजनीतिक विचारक था जिसने अपने विचार दिए। फोस्टर के शब्दों में, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना है। इसमें यही चीज बता रहा है वापस, प्लेटो का संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना है। तो मतलब प्लेटो के अनुसार विचारों को रखते हुए फोस्टर भी यही कह रहा है कि संरक्षक वर्ग है, जो अभिभावक वर्ग है, उसको सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व नहीं करना है, उसे उसका त्याग करना है, जब भी वे राष्ट्र या जनसेवा कर सकता है। नेक्स्ट आगे का जो पॉइंट है वह है कि प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन निम्नलिखित आधारों पर किया है। मतलब ये है कि जो प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद दिया वो क्यों होना चाहिए, वो इस वर्ग पर, अभिभावक वर्ग पर क्यों लागू होना चाहिए, उसके बारे में अपना मत प्रस्तुत किया है। उसके बारे में क्या बेस है वो बता रहा है। तो पहला जो पॉइंट दिया है उसने, मनोवैज्ञानिक आधार। संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करते हुए जो आधार, पहला आधार दिया उसने, मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक आधार के आधार पर वही कह रहा है कि प्लेटो आत्मा के 3 तत्व या विशेष गुण मानता है, विवेक, शौर्य
और इंद्रिय तृष्णा। मानवीय आत्मा के 3 गुण मानता है, जैसा कि पहली क्लासों में हमने सीखा है, मैंने बताया है कि राज्य के अंदर 3 वर्ग होंगे। वापस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में ये चीज़ें बार बार में आ रही है आपकी। तो समाज में 3 वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, और इन तीनों वर्गों का 3 गुण है। शासक वर्ग का गुण है विवेक या बुद्धि, सैनिक वर्ग का गुण है शौर्य या साहस, और उत्पादक या सेवक वर्ग का जो गुण है क्या है, इंद्रिय तृष्णा। तो क्या कह रहा है मनोवैज्ञानिक आधार पर प्लेटो कि मानवीय आत्मा में के 3 तत्व या 3 गुण हैं ये वाले, जिसमें विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये आपको मैं अंडरलाइन करके आपको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर दी मैंने आपको, इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो समाज में 3 वर्ग और 3 वर्ग के 3 गुण, उनके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और शासक तथा सैनिक वर्ग पर ऐसा कर सके। इसलिए यह जरूरी है कि इन दोनों वर्गों के द्वारा आर्थिक वृत्तियों को परित्याग किया जाए, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो पहले मनोवैज्ञानिक आधार पर समर्थन करते हुए प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन किया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करते हुए जो दूसरा आधार बताया है वह है दार्शनिक आधार, और पहला आधार था मनोवैज्ञानिक आधार। दार्शनिक आधार पे जो चीजें कही है वो देखिए क्या कह रहा है। दार्शनिक आधार, प्लेटो अपनी संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर करता है। ठीक है, ध्यान करना इस चीज को। विशेष कार्य के सिद्धांत का अर्थ ये है शासक वर्ग अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए राज्य का जन कल्याण करेगा, प्रजा की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान करेगा। ठीक है, इसके साथ जो दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, जिसका गुण है, विशेष गुण है शौर्य और साहस, इससे वे क्या करेगा, राज्य की रक्षा करेगा। और तीसरा जो है उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग, इंद्रिय तृष्णा का प्रयोग करते हुए वे वस्तुओं को उत्पादित करेगा और समाज के सभी तीनों वर्गों में उनकी सेवा करेगा। तो क्या है, दार्शनिक आधार है। तो विशेष कार्य का सिद्धांत ये वाला था कि विशेष कार्य जो हर 3 वर्ग हैं, 3 वर्गों का अपना अपना विशेष कार्य है। इस सिद्धांत का आशय ये है कि जिन्हें शासन करने का कार्य जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है सौंपा गया है, उन्हें सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए। मतलब जो शासक वर्ग है उसे फालतू चीज़ों या अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और वे एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हुए सिर्फ अपना कार्य करते हुए कार्य संचालन करें, और सांसारिक तत्व जिसमें संपत्ति और संपत्ति परिवार है उन 2 व्यवस्थाओं से दूर रहे। जो शासन करने के कार्य में बाधा और विघ्न डालते हैं, धन निश्चित रूप से एक ऐसा ही तत्व है, अतः अभिभावक वर्ग को इससे अलग रखना चाहिए। ये वैसा ही विचार है जैसा कि आध्यात्मिक साहित्य में संतों के लिए मुद्रा और कंचन स्वर्ण का स्पर्श वर्जित किया गया है। जैसा कि हम उदाहरण के लिए ये कह रहा है कि आध्यात्मिक साहित्य में संतों के लिए जो संत होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से सन्यासी बन जाते हैं। सन्यास आश्रम जो आपने बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर मनु को पढ़ा होगा, उसके अंदर था आश्रम व्यवस्था, है ना। तो आश्रम व्यवस्था में क्या था, सबसे पहला आश्रम कौन सा था, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। जो इस तरह से सन्यासी या जो संत होते हैं
उन्हें अपने परिवार से और मोह माया या स्वर्ण चीज़ों में कोई जो चीज़ें आभूषण वगैरह होते हैं उनमें कोई दिलचस्पी, कोई मोह नहीं होता। इस प्रकार प्लेटो ने भी जो शासक है उन्हें इन चीज़ों से वंचित रखा है। अब तीसरा जो आधार बताया है उसने राजनीतिक और व्यवहारिक आधार, जिसके आधार पर संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्लेटो ने समर्थन किया, वो है तीसरा क्या है, प्लेटो जो तीसरा बिंदु दिया उसने राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुणी हैं, संपन्न हो। लेकिन यदि अभिभावक वर्ग की को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए तो हो सकता है राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण ने रहकर संपत्ति हो जाए। अंडरलाइन करना इन सभी चीज़ों को। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको, इनको आप नोट करना एक बार वापस। प्लेटो का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए जो सर्वाधिक गुणी और संपन्न हो। लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए, यदि अभिभावक वर्ग जिसमें शासक और सैनिक वर्ग आते उन्हें संपत्ति ग्रहण करने की छूट दे दी जाए तो वे क्या करेंगे, अपने गुणों से दूर हटकर उनका आधार क्या हो जाएगा, आर्थिक आधार हो जाएगा, है ना। तो उन्हें अभिभावक वर्ग को छूट नहीं दी जानी चाहिए। राज्य में जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है, यदि उनके कुछ निजी आर्थिक हित भी हो तो हो सकता है कि वे निस्वार्थ कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर अपनी जेबें भरना तथा दूसरों का शोषण करना शुरू कर दे। प्लेटो ये कह रहा है कि अगर शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को ये शक्तियाँ दे दी जाए, संपूर्ण शक्ति दे दी जाए, तो वे क्या करेगा, साम्यवाद अगर नहीं हो, कि संपत्ति का साम्यवाद भी नहीं हो, परिवार का साम्यवाद भी नहीं हो, तो वे क्या करेगा, अपने परिवार के लोगों या अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों का भला करेगा, अपना स्वहित करेगा, अपने स्वार्थ की सिद्धि करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको क्या करेगा, संपत्ति को अधिग्रहण करके अपने पास रखेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों का या प्रजा का शोषण करना वे शुरू कर देगा और अपने कर्तव्य पालन को नहीं करेगा। इसलिए प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग अलग रखना चाहता है। वह चाहता है कि जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं उनका राजनीतिक शक्ति में कोई भाग नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हो उनके हाथों में कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए। अंडरलाइन करना, ये क्या कह रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाह रहा है, कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति अलग अलग होनी चाहिए। जिसके पास राजनीतिक शक्ति है उनके पास आर्थिक शक्ति ना हो, और जिनके पास आर्थिक शक्ति हो उनके पास राजनीतिक शक्ति ना हो। आगे इसका जो समर्थन के बाद पक्ष में जो एक विचारक है सेबाइन, वो अपने विचार रखते हुए कह रहे, सेबाइन के अनुसार इन्वर्टेड कोमा, सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। जहाँ तक कि सैनिकों और शासकों का संबंध है, सैनिकों और शासकों का संबंध मतलब अभिभावक वर्ग। अभी वो सेबाइन क्या लिख रहा है अपनी कोटेशन में, कि सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव को प्लेटो का इतना दृढ़ विश्वास था कि धन का दूषित प्रभाव अगर उन पर पड़ गया तो वे जन कल्याण नहीं कर पाएंगे, वे अपना स्वहित, अपने स्वार्थ हित की सिद्धि करेंगे और जन कल्याण के कार्यों में बाधक बनेंगे और वे इस कर्तव्य पालन से विमुख हो जाएंगे। तो इसलिए सेबाइन की कोटेशन रिपीट कर रहा हूं मैं वापस एक बार, सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। जहाँ तक कि सैनिकों और
शासकों का संबंध है। ठीक है, तो ये थी संपत्ति विषयक साम्यवाद में जो प्लेटो ने अपने जो तर्क दिए कि संपत्ति का साम्यवाद क्यों होना चाहिए या इसको मान्यता क्यों मिलनी चाहिए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो संपत्ति विषयक साम्यवाद में हमने संपत्ति से साम्यवाद के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना, और इसे अपनाने या साम्यवाद के समर्थन में प्लेटो के क्या तर्क थे उसके बारे में जाना। और अब हम अगली क्लास के अंदर अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना, जो आपको पता है कि जैसे मैं पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया कि प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात, और प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु। उसके जो अरस्तु शिष्य था उसने ही अपने गुरु के विचारों की आलोचना की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना करना, तो मतलब जो संपत्ति विषयक साम्यवाद था उसका अरस्तु ने नहीं अपनाया, और उसका जो प्लेटो के जो संपत्ति संबंधी विचार थे उसकी अरस्तु ने आलोचना की है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।